हाँ जी बच्चों, तो आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो और आपकी एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के जो है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ, हाँ, मुझे पता है आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, इतने सालों से आप पेपर दे रहे हो, कोई पहली बार तो है नहीं, बट बोर्ड्स तो पहली बार है ना। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे क्या होता है कि थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं, जो आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से यार थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाते हैं। हमें 1 नंबर भी अपना नहीं गँवाना इन चीज़ों में। अगर हमें आता है तो हमें पूरे नंबर उस क्वेश्चन के चाहिए। हम लिखने में, तरीके में कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारा 1 भी नंबर कम हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के जो 10 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर रीड करना है। लिखने की कोशिश नहीं करनी, इधर-उधर देखना नहीं है, किसी का मुँह कि किसको आता है, किसको नहीं आता, सिर्फ़ मैं ही हूँ क्या जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये सब कुछ नहीं करना। सिर्फ़ अपने पेपर पे कॉन्संट्रेट करना है और पूरा पेपर एकदम ब्रीफली पढ़ना है, ठीक है? अब उसमें करना है आपको 3 चीज़ें। 3 पार्ट्स में आपको अपना पेपर डिवाइड करना है। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब उनको तो आप आँख बंद करके भी लिख सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे मॉडरेट, जो आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत सोचने-विचारने की ज़रूरत है, ठीक है? और कुछ ऐसे होंगे भाई जो तो लगेगा कि मैंने तो आज तक इसको देखा ही नहीं था बुक में, ये कहाँ से आ गया? कुछ ऐसे भी होंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है, इन 3 कैटेगरीज़ में अपना पेपर डिवाइड करना है। जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, उन पे सिंगल स्टार या सिंगल टिक बना लेना, ठीक? फिर जो मॉडरेट जो थोड़ा बहुत आता होगा, जिसको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, उस पे डबल स्टार बना लेना। फिर थर्ड वन जो बिल्कुल नहीं आते होंगे, उन पे 3 बार स्टार बना लेना या 3 टिक कर लेना। अब इससे होगा क्या कि आपका बहुत टाइम बचेगा पेपर में, उस 10 मिनट में आपने कैटेगराइज़ कर लिया अपना पेपर, अब आप उस क्वेश्चन पे अपना दिमाग नहीं लगाओगे जो आपको पता है कि ये तो मुझे नहीं आ रहा। ठीक, आप पहले कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कौन-सी कैटेगरी करोगे अटेम्प्ट, जो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, जिस पे आपको लगेगा कि यहाँ तो मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए, यहाँ तो मुझे सब आता है। फिर आप उस क्वेश्चन पे जाओगे जो आपको थोड़े बहुत आते होंगे, थोड़ी बहुत सोचने-विचारने की ज़रूरत है। और लास्ट में टाइम बचा तो आप उन पे जाओगे जो एकदम नहीं आते होंगे आपको, अब उसको भी कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो चलिए पहले ये बताती हूँ कि मैंने इन 3 कैटेगरीज़ में इसको क्यों डिवाइड कराया। तो होता क्या है कि जो कॉपी आपकी चेक करते हैं ना जो टीचर, उनका एक माइंडसेट होता है। अब होता क्या है कि उनको 1 दिन में कुछ नंबर ऑफ कॉपीज़ दी जाती हैं कि आपको इतनी कॉपीज़ चेक करनी है। तो उन्हें उतनी कॉपी खत्म करनी है, राइट? उससे उनको पैसे मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है ना, वो उस अकॉर्डिंग कॉपी चेक करते हैं। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में ही गुड़-गोबर मचा दिया एकदम, मतलब एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर नहीं आ रहा, काट दिया। फिर दूसरा कर रहे हो, वो भी नहीं आ रहा, उसमें भी कट-पिट मचाए पड़े हो। तो शुरुआत में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे देख कर के, क्योंकि उन्हें एक कॉपी नहीं चेक करनी है यार, उन्हें दिन में बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। तो वो इतना दिमाग आपकी एक कॉपी में इतना टाइम नहीं लगाना चाहेंगे ना, राइट? तो वो पहले ही देख के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे कि इस बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, लिख रहा है, काट रहा है, लिख रहा है, एक क्वेश्चन में इतनी गलतियाँ कर रहा है, तो उनका इंप्रेशन वही बन जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता, ये बस ऐसे तुक्केबाज़ी कर रहा है। तो वो आगे की कॉपी भी साइकोलॉजी होती है, वो आगे की कॉपी भी इसी माइंडसेट से आपकी चेक करेंगे कि हाँ यार, इसको कुछ नहीं आता, इसके आगे के आंसर्स भी ऐसे ही होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। मैटर नहीं करता वो सेक्शन ए का है, बी का है, सी का है, कुछ मैटर नहीं करता। किसी भी सेक्शन का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ऊपर सेक्शन डालो, जैसे ए का है, तो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो क्वेश्चन 3 डाल के शुरू कर दो यार लिखना। उसके बाद आपको सेक्शन सी का 4th क्वेश्चन आ रहा है जैसे बहुत अच्छे से, तो फिर सेक्शन सी डाल के 4 क्वेश्चन डाल के लिख लो। सेक्शन या नंबर मैटर नहीं करता, क्लियरली बस ये मेंशन होना चाहिए कि कौन से सेक्शन का कौन-सा क्वेश्चन है। किधर किया आपने ये मैटर नहीं करता, ठीक है? तो पहले आपको वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हैं, ताकि वो जब स्टार्टिंग में चेक करेंगे ना, तो होगा क्या कि उन्होंने सपोज़ 3-4 क्वेश्चन आपके देखे, एकदम परफेक्ट है, कोई गलती नहीं हो रही, एकदम साफ-सुथरा लिखा हुआ है, तो उनके इंप्रेशन वही पड़ेगा साइकोलॉजी कि हाँ, ये तो अच्छा बच्चा है, देखो इसकी एक भी गलती नहीं हो रही है, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन चेक किए, तो वो आगे की कॉपी भी उसी माइंडसेट से चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आगे क्वेश्चन्स आपने किए हैं ना, जो या तो थोड़े बहुत आते हैं या तो बिल्कुल नहीं आते, उसमें कोई भी कहानी लिख के चले आओ, तो वो इतना माइंड भी नहीं करेंगे, उनको लगेगा यार इसको तो आता ही, इसका भी ये सही ही होगा, तो वो उसी हिसाब से नंबर दे देंगे, तो ये आपके नंबर बढ़ाएगा। ठीक है? तो पहले वही क्वेश्चन करना है जो बहुत अच्छे से आता हो। अब होता क्या है, कुछ टीचर ये बताते हैं कि सेक्शन ए, बी, सी लाइन से करना है, या तो पीछे से कर रहे हो तो सी, बी, ए लाइन से करना है। ऐसा नहीं होता। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो आप लिख लेना। बस ये होता है कि आप क्लियरली मेंशन करो। जैसे अगर आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आ रहा है, सबसे अच्छे से, तो आप सबसे पहले डालो सेक्शन बी एकदम मिड में, हेडिंग में। फिर डालो मिड में ही क्वेश्चन नंबर 1
और उसको लिखो, फिर एक लाइन बना दी, फिर आपको सपोज सेक्शन सी का क्वेश्चन 2 आ रहा है तो फिर डालो सेक्शन सी क्वेश्चन 2, फिर लिखो। सेक्शन और क्वेश्चन नंबर अगर आपने क्लियरली मेंशन किया है ना तो फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ किया है, टीचर आपका आराम से कॉपी चेक करेगा, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट वो तब होगा जब आप लाइन से भले किए हो लेकिन उसमें एक गुड़ गोबर मचा दो, काट पीट कर दो, वो इससे फ्रस्ट्रेट होता है, ठीक है? तो आपको ये भी नहीं करना है, एकदम काटना पीटना नहीं। अगर जैसे आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया तो पेंसिल से एक सिंगल सा कट मार दो, ऐसे डबल क्रॉस भी नहीं करना, सिंगल सा कट पेंसिल से, एकदम नीट एंड क्लीन कट होना चाहिए, कुछ कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है? ये सब आपके नंबर बढ़ाएगा, याद रखना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर और सेक्शन एकदम मिड में क्लियरली बड़ा बड़ा लिखना, ब्लू स्केच से लिख लेना, ठीक है? और उसको अंडरलाइन कर लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि आंसर्स को पैराग्राफ में नहीं लिखना, आंसर्स को हमेशा पॉइंटर्स में ही लिखना। पैराग्राफ पढ़ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैं टीचर हूँ, मैं कॉपी चेक करती हूँ, मैं बता रही हूँ, पैराग्राफ पढ़ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वहीं अगर पॉइंटर्स में बच्चे ने आंसर लिखे हो ना तो बहुत अच्छा लगता है और पढ़ना भी ईजी हो जाता है, तो वो टीचर का माइंडसेट भी वही होता है। अगर पैराग्राफ में लिखोगे, ऑन द अदर हैंड किसी बच्चे ने पॉइंटर्स में लिखे होंगे तो उसको वो ज्यादा अच्छे नंबर देगा, ठीक है? तो हर आंसर पॉइंटर्स में लिखना, हर आंसर, आई एम रिपीटिंग, हर आंसर, ठीक है? उसके बाद क्या करना, जैसे क्या होता है कि हमने पॉइंटर्स लिखे तो उस पूरे पॉइंटर में हमने कोई भी कहानी बताई हो, बट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वो पूरी कहानी बेस्ड होती है, एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है? जैसे कि किसी भी चीज की तुम डेफिनेशन लिख रहे हो तो वो वर्ड मेन होगा ना, तो उस वर्ड को क्या कर देना, ब्लू पेंसिल या ब्लू स्केच लेके जाना, उससे अंडरलाइन कर देना। कभी कभार क्या होता है, टीचर्स बस वो एक वर्ड ढूंढ रहे होते हैं कि इसने वो वर्ड के बारे में मेंशन किया है कि नहीं। अगर तुमने वो पूरी पॉइंटर लिखा है, पैरा लिखा है, उसमें वो वर्ड को तुमने अंडरलाइन किया है, तो कभी कभी क्या होता है वो वर्ड देख करके भी वो टिक करके नंबर दे देंगे, पूरी तुम्हारी कहानी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो अंडरलाइन जरूर करना मेन मेन वर्ड्स, ताकि उनको ज्यादा दिमाग लगा के ढूंढना ना पड़े, उनको तुरंत वो क्वेश्चन खोले, उनको तुरंत वो दिख जाए, अच्छा हाँ ये वर्ड्स तो है, इसने काफी अच्छे से किया, वो तुरंत नंबर दे देंगे, ठीक है? क्या करना है, पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं, सेक्शन और क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिड में लिखना है, साइड में नहीं लिखना, ठीक है? और पॉइंटर्स को अंडरलाइन करना है जो उसमें मेन मेन हेडिंग्स हो, ठीक है? उसके बाद आंसर कंप्लीट हुआ, ब्लू पेन से, सॉरी ब्लू पेन नहीं, ब्लू स्केच से अगेन अंडरलाइन कर लो, ठीक, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में तो भाई अगर क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर तुम्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम पता है तो बिना लिखे बना दो। वो वेट नहीं करना कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो मैं क्यों बनाऊं, क्वेश्चन में लिखा होता तब बनाते। नहीं, अगर क्वेश्चन भले 2 नंबर का है 3 नंबर का है, डजेंट मैटर उसमें लिखा है नहीं लिखा, अगर तुम्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम आता है तो तुम बनाओ, उसके नंबर होते हैं, ठीक? ये हो गया। मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं तो कर लिया हमने, और उसको करना भी कैसे ये भी बता देती हूँ मैं। जैसे जब हमें कोई टीचर मैथ्स समझा रहा होता है, कोई क्वेश्चन समझा रहा होता है, तो टीचर कैसे समझाता है, कोई भी टॉपिक आपको समझाता है तो एकदम बेसिक से समझाता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसको एक एक चीज मुझे समझानी है, ठीक है? वो ऐसा तो नहीं कहता कि अरे इतना तो तुम समझ ही गए होगे, चलो मैं इसके आगे का समझा देती हूँ, ऐसा वो नहीं कहता, ठीक है? वो तुम्हें एक एक पॉइंटर समझाता है। तुम्हें भी एग्जाम में यही सोचना है कि आज मैं टीचर हूँ, जो मेरी कॉपी चेक करेंगे वो स्टूडेंट है, मुझे उनको एक एक चीज समझानी है। मैं एक लाइन भी अगर ड्रॉ करूंगी ना डायग्राम में या करूंगा, तो मैं उसको मेंशन करूंगा कि मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ की है। कुछ भी ऐसा इमेजिन नहीं करना है कि ये तो उनको खुद ही से समझ आ जाएगा, नहीं, उन्हें एक एक चीज, तुम्हें एक एक स्टेप बताना है, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा तो उसके थोड़े बहुत स्टेप्स लिख दो यार, गिवन क्या है क्वेश्चन में वो लिख दो, गिवन हेडिंग डाल के, टू फाइंड करके क्या फाइंड करना है वो लिख दो, और फाइंड हेडिंग डाल के जो एक दो चीजें तुम्हें समझ में आ रही कर दो, स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है? तुम्हें आंसर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तुमने अगर 2-4 स्टेप भी लिखे होंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो तुम्हें एक आध नंबर दे देंगे। तो छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, स्टेप्स लिखने हैं सारे क्वेश्चन के, ठीक है? एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। और प्रूविंग और फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में तो ये स्टेप मस्ट है कि सबसे पहले गिवन हेडिंग डाल के जो जो चीजें गिवन हो वो लिखना, ठीक है? बगल में डायग्राम गिवन हो बना लेना, उसके बाद टू फाइंड या फिर टू प्रूफ की हेडिंग डालना, जो प्रूफ करना हो वो लिखना या जो फाइंड करना हो वो लिखना। फिर थर्ड हेडिंग डालना फाइंड की,
फाइंड के बाद अपने स्टेप्स करने लगना, या प्रूफ हो तो प्रूफ की हेडिंग और स्टेप्स करने लगना, ठीक है। और लास्ट में हेंस प्रूफ। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो तो उसकी भी हेडिंग गिवन और टू फाइंड के नीचे एक तीसरी हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन की, उसमें तुमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है वो भी लिखना, वो भी मस्ट है, ठीक है। स्टेप मैथ्स में नहीं भूलने, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज, एक लाइन भी ड्रॉ करो डायग्राम में तो टीचर को बताना लिख के कि मैंने ये किया है। कुछ भी टीचर खुद से नहीं समझेगा, तुम्हें सब समझाना है, ठीक। मैथ्स और साइंस की बात कर ली हमने, बाकी आंसर्स की भी बात कर ली। फिजिक्स का एक बार बता देती हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे करने हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी ये स्टेप्स फिक्स हैं। गिवन क्या है, गिवन हेडिंग डाल के लिख देना। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद फाइंड में जब पूरा शुरू करोगे तो उसमें फॉर्मूला हेडिंग डाल के कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो भी लिख देना। अगर तुम्हारे माइंड में उस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम आ रहा है तो वो डायग्राम भी साइड में बना देना, उसके भी नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, नहीं आ रहा स्टेप्स लिख दो, 2-3 स्टेप लिख दो, पूरा एंड तक जाने की जरूरत नहीं, बट लिखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आंसर हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंटर्स में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में अब मैं तुम्हें बताती हूँ थोड़ा सा आंसर अच्छा एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। तो होता क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा बड़ा भी बनाया जा सकता है और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो तुमने जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ा कि इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है, तो तुम्हें याद आया कि अच्छा ये क्वेश्चन उस चैप्टर का था, ठीक है। तो तुम आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करो, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, उस चैप्टर का नाम लिख दो। और अगर तुम्हें राइटर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिटन बाय दिस और दैट नाम लिख दो, उसके बाद आंसर शुरू करो। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाता है टीचर्स पे कि भाई इस बंदे को इतना याद है कि इस कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और किसने लिखा है। और पोएम्स में तो खास करके कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द पोएम, उसका नाम, एंड इट इज रिटन बाय उनका नाम, और उसके बाद आंसर शुरू करो। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाता है। यकीन मानो मैंने खुद किया और मेरे इंग्लिश में बोर्ड्स में 95 मार्क्स आए थे, ठीक है, यही सब करके। तो ये सब ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले कि सबसे बेस्ट आंसर को सबसे पहले लिखना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और सेक्शन का नाम और क्वेश्चन नंबर एकदम मिड में बड़ा बड़ा होना चाहिए, ब्लू किससे, कलर से, ब्लू कलर पेन से होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, और आंसर्स पॉइंटर्स में होने चाहिए। और पॉइंटर में जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में तुमने पूरी कहानी बनाई है उस पॉइंट में, उसको अंडरलाइन कर देना। कोई भी गलती हो तो ऐसे क्रॉस नहीं लगाना, एक सिंपल सा कट मारना है, वो भी पेंसिल से। अगर साइंस में कोई भी क्वेश्चन है उसमें बोले या ना बोले, अगर तुम्हें डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाना मस्ट है, ठीक है। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करना तो एक एक स्टेप क्लियरली समझाना कि तुमने क्या किया है उसमें। टीचर को ये अज्यूम मत करना कि उसे तो ये समझ ही आ जाएगा, नहीं, तुम्हें सब समझाना है उसको। और अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो बस 3-4 स्टेप्स, गिवन, टू फाइंड, फाइंड में 1-2 चीजें कि ये गिवन है, ये गिवन है, लिख दो तो उसके नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है। और एसएसटी, इंग्लिश, इन सब में पॉइंटर्स में लिखना है, और इंग्लिश और हिंदी में ध्यान रखना है कि अगर आंसर शुरू कर रहे हो तो कैसे इंग्लिश में दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर विच इज रिटन बाय दिस और दैट लिख के तब आंसर शुरू करना। हिंदी में भी वही करना कि ये प्रश्न जो है इस पाठ से लिया गया है जिसके लेखक ये हैं, ठीक है, उसके बाद आंसर शुरू करना। इन दोनों का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से नंबर इंक्रीज होंगे। वो जो 10-15 नंबर का एरर होता है ना, वो बच जाएगा। ध्यान रखना, खुद किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, खुद के नंबर देखे हैं आते हुए, ठीक है। अब मैं लास्ट में जाते जाते आपसे उस क्वेश्चन की बात करूंगी जिसपे मैंने कहा था 3 स्टार या 3 टिक बनाने को, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या थे जो बिल्कुल नहीं आते, जो ऐसा लग रहा है यार ये तो सर के ऊपर से गया, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं था मैंने चैप्टर में। तो उनका क्या करना है, तो सुनो। उनका भी ये होता है कि सीबीएसई बोर्ड में ना जल्दी नंबर नहीं करते, खास करके 10th वगैरह में, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, उसके आसपास की कोई भी कहानी पता हो, मैटर नहीं करता एसएसटी है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, नहीं, उसके आसपास की कोई भी कहानी पता हो, जैसे पता चल जाए कि ये टॉपिक इस चैप्टर का था लेकिन मुझे इस ये टॉपिक तो नहीं आ रहा, इसके अलावा एक और टॉपिक याद है वो आता है उस चैप्टर का, लिख दो यार।
आस-पास की कोई भी कहानी लिख दो, बस छोड़ना नहीं, नंबर मिलते हैं। एक आध नंबर तो टीचर दे ही देगा। वो ये सोचते हैं सीबीएसई में पता है क्या है? नंबर नहीं काटते, वो नंबर देंगे लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि तुम लिखो, अगर तुमने लिख दिया है ना, तो यार वो यकीन मानो वो एकदम ऐसा भी नहीं कि अपनी लव स्टोरी लिख के चले आए, अपनी कहानी लिख के चले आए, नहीं, उसके नंबर नहीं देंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी आता हो ना, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता हो, आपने अगर वो लिखा है तो वो आपको 1 आध नंबर उसमें दे देंगे। तो छोड़ना कुछ भी नहीं। ये लगे कि यार ये तो मैंने बिल्कुल कहीं से पढ़ा ही नहीं, तब भी सोचने की थोड़ी कोशिश करना कि इसके आस-पास का कोई टॉपिक मुझे याद आ जाए या कौन से चैप्टर का था उसका कोई टॉपिक याद आ जाए, उससे आस-पास से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद आ जाए उसे लिख देना, छोड़ना नहीं। अपनी कहानी मत लिखना बस, उसके नंबर नहीं मिलेंगे बाद में आके बोल दो कि आपने तो कहा था नंबर मिलेंगे, मिले नहीं। अपनी कहानी के नहीं, बुक की कहानी के मिलेंगे। ठीक है? आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, जो थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई प्लीज़, प्लीज़ इससे ध्यान रखना, यकीन मानो मुझे आके बाद में थैंक यू बोलोगे, नंबर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपने प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम को भी ऐसे एक बार लिख के देखो, आपको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।